सो हेलो मेरे चैम्पियंस। तो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि डेट शीट तो आ चुकी है, आप लोगों को भी पता है। तो अब जो रफ्तार होगी आपकी तैयारी की वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होगी, क्योंकि डर का माहौल पूरा बना होगा। ठीक है, तो अभी क्या हुई है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम ले लेके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली हम लोग रात के समय टाइम मिलता है तो रात के समय बनाते हैं, तो उस समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी ठंड बहुत ज़्यादा है जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो रात के 12:30 हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में एक देखा था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट का और कार्बन्स कंपाउंड के मैराथन की मांग हुई थी, लेकिन वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और मैं आज बना नहीं पाऊँगा, लेकिन होपफुली 1 या 2 दिन में मैं वो भी डालूँगा। तो आज मैं जो मैराथन लेकर आया हूँ, मैं एक छोटा सा चैप्टर है जो आपका स्कोरिंग भी है और उससे क्वेश्चन आते भी है, लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है, तो उसको मैं मैराथन के तौर पे आज ख़त्म करूँगा। इस चैप्टर का नाम क्या आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से इसके जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आसानी से यहाँ पे समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे और क्वेश्चन कैसे उससे बन सकते हैं इसको भी हम समझेंगे, और देखते हैं कितने देर में ये ख़त्म होता है। लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होगा पूरा वीडियो हम यहाँ पे इसमें चलाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आप इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, और इस मैराथन को भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा जैसे आपने पिछले मैराथन को दिया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टाइटल ही क्या हमारा, आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा वातावरण। हमारा वातावरण कैसा है, और इसमें 3 टॉपिक होते हैं मेनली। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो पहला टॉपिक हमारा होता है इसमें इकोसिस्टम। 3 चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। पहला इकोसिस्टम, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं फूड चेन, फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब, एंड थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब किसका इफेक्ट, तो जो पॉल्यूशन वोल्यूशन हो रहा है उन सबका इफेक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, क्या पड़ रहा है, जिसमें आपका ओजोन डिप्लेशन आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का इफेक्ट आ जाता है, जिसमें हम 3R के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस वाले में आ जाएगा। और फूड चेन फूड वेब के बारे में आपको पता ही है। इसी के अंदर आपका ट्रॉपिक लेवल वाला जो टॉपिक है, ट्रॉपिक लेवल एनर्जी 10% लॉ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो भी आ जाएगा। और इकोसिस्टम के बारे में हम शुरू में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, फिर ऐसे वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, इकोसिस्टम। अगर मैं इकोसिस्टम को समझाना चाहूँ तो कैसे समझाओगे, तो देखो पहले मैं इकोसिस्टम यहाँ लिख देता हूँ। ये रहा आपका इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। सिंपल सा अगर कहीं इकोलॉजिकल सिस्टम भी लिखा रहा है तो मतलब इकोसिस्टम की ही बात कर रहा है। तो देखिए इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे, एक पूछता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक, और एक पूछेगा आपका कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बात अलग पूछ रहा है और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात अलग कर रहा है। अगर मैं टाइप्स पूछूं तो देखिए हमारा इकोसिस्टम मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल क्या होता है, ऐसा इकोसिस्टम जो कहाँ पाया जाए, लैंड पे पाया जाए। ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम जो कहाँ पाया जाए, लैंड पे पाया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें लिख सकते हो ग्रासलैंड, ठीक है, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये सब कैसे इकोसिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। एक्वेटिक वाले कौन है, ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर में पाया जाए। इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, रिवर, फिर पॉन्ड, ठीक, ओशियन सी और एक्वेरियम, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब ये सब कैसा इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, क्योंकि ये इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है, वाटर में, और ये टेरेस्ट्रियल का मतलब ही लैंड होता है। ठीक है, आप पढ़े होगे टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस एक पढ़े होगे, एम्फीबियंस फ्रॉग होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे केवल रहते हैं, एक्वेटिक जो केवल पानी में रहते हैं। तो लैंड वाला इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वाटर वाला इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, रिवर, पॉन्ड, एक्वेरियम। अब एक चीज और, इसमें ये एक टाइप्स हो गया, बाकी एक चीज और तरीके से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक मैनमेड इकोसिस्टम। अब देखिए मैनमेड इकोसिस्टम लिखा रहा है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लिखा रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। मैनमेड इकोसिस्टम लिखा रहा है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लिखा रहा है, दोनों का मतलब क्या है,
एक ही है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, ये ग्रासलैंड नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है, ठीक है। रिवर नेचुरल इकोसिस्टम है, पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन जो एक्वेरियम होता है, इसमें आप एग्जांपल याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। एक्वेरियम ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि ये ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। ये मैनमेड होता है, हम एक बॉक्स टाइप का बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें कुछ मछलियां डाल देते हैं, वो एक एक्वेरियम टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे द्वारा बनाया गया। तो ये इकोसिस्टम कैसा हो गया, एक्वेटिक मतलब मैनमेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। तो ये टाइप्स में आ गया, ये मैंने टाइप्स में टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक भी डाला, और टाइप्स में आप नेचुरल मैनमेड भी डाल सकते हो। तो ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बोलेगा तब ये आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर कंपोनेंट पूछेगा तब, तो उसको देख लेते हैं। देखिए कंपोनेंट पूछेगा तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक, ठीक है। एक बायोटिक और एक एबायोटिक। ये क्या आ जाएगा कंपोनेंट में, कंपोनेंट्स में, ठीक है। बायोटिक वाले क्या होते हैं, लिविंग बींग्स, मतलब लिविंग थिंग्स इसमें आ जाएगा। और एबायोटिक में क्या आ जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक। आप कहोगे सर ये क्या है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, हिंदी में इसको सजीव वस्तुएं बोलते हैं, इसको निर्जीव वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इकोसिस्टम का डेफिनेशन पूछे तो उसका डेफिनेशन यहीं से निकल के आता है। क्या डेफिनेशन होता है, तो द इंटरेक्शन बिटवीन, यहां मैं लिख देता हूं, आप अगर डेफिनेशन याद बनाओ तो सीधा से बन जाएगा, इंटरेक्शन, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सिंपल है ना। इकोसिस्टम का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, जो एक दूसरे पे ये डिपेंड रहते हैं, या ये इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, केवल बायोटिक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, केवल एबायोटिक अकेले को मतलब इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों का रहना, एक साथ इंटरेक्शन होना कंपलसरी है, तभी हमारा इकोसिस्टम वहां पे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए बायोटिक में क्या क्या आ जाएंगे, तो बायोटिक्स में आपको पता है प्लांट्स, ठीक, एनिमल, डिकम्पोजर, ये सब इसी में आ जाएंगे, एक्सेट्रा, ठीक। ये एग्जाम्पल किसके हैं, बायोटिक के। एबायोटिक में क्या आ जाएंगे, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स है, तो चेयर टेबल वेबल तो आता ही है, बाकी जो हमारे काम का उसको देख लेते। एयर है, ठीक, लाइट है, वाटर है, ये सब क्या आ जाएगा हमारा, एबायोटिक। फैक्टर बोल सकते हैं, कंपोनेंट भी बोल सकता है, फैक्टर भी बोल सकता है, दोनों बात सही है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग्स या एबायोटिक में क्या आ जाएगा, एयर, लाइट, वाटर एक्सेट्रा, ठीक। अब देखिए, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर फोटोसिंथेसिस आप पढ़े होगे तो उसमें उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है रिस्पिरेशन के लिए, वाटर चाहिए होता है। तो इसके बगैर ये खाना बना ही नहीं पाएगा, ठीक। जब ये खाना बनाएगा नहीं, तो एनिमल्स जो होंगे, मतलब जो हमारे सेकंड लेवल पे जो हर्बीवोर्स होंगे, जो घास वास खाते हैं, वो अगर ये खाना बनाएंगे नहीं तो ये इनको खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके ये खाना बनाएंगे तभी तो ये पेड़ बन पाएंगे। जब पेड़ बनेंगे नहीं तो उनको कोई खा पाएगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लीजिए ये लोग नहीं रहे, प्लांट्स एनिमल्स ही नहीं रहे, केवल एयर, लाइट, वाटर है, तो इसका कोई यूज है, इसका कोई यूज है ही नहीं। अकेले अगर ये है तो अकेले इसका भी कोई यूज नहीं है और अकेले इसका भी कोई यूज नहीं है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना कंपलसरी है, तभी हमारा इकोसिस्टम वहां पे क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो ये आपका इकोसिस्टम में पूरा हमको लग रहा है हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, इसमें इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पूछेगा तो वही बैलेंस बना के रखता है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, ठीक है। इंटरेक्शन है तो इसलिए बैलेंस बना के रखता है। दूसरा, अब यहाँ पे डिकम्पोजर्स के बारे में इंपॉर्टेंस है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए, एबायोटिक के बारे में तो पढ़ना नहीं है, एयर, लाइट, वाटर एक्सेट्रा है, इनके बारे में तो आप जानते ही हो। मेन है बायोटिक बारे में। तो जो बायोटिक होता है हमारा, ये फिर कैटेगराइज होता है कितने पार्ट में, ये आपका कैटेगराइज होता है मेनली, इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, एक होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक, दूसरा
जो इसको कंज्यूम करेगा कंज्यूमर्स, और तीसरा होता है हमारा डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, तो आपको पता होगा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हो, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, एयर की मदद से, या ये वाटर की मदद से। ठीक है, इन सब की मदद से जो अपना खाना खुद बनाते हो उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेंगे, अब ये फूड प्रोड्यूस कर चुके हैं, ये बन चुके हैं, तो इनसे अब जो फल सब्जियां ये आती है या पत्ते जो इनके रहते हैं उसको कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, इनको क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो ये क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। तो इनको हम हेटेरोट्रॉप्स ही बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो मैं 2-3 चीजें यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आप वो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। प्रोड्यूसर्स ही क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ठीक, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है कि जो खुद से खाना बना ले, जो दूसरे पर डिपेंड ना रहे। कंज्यूमर ही क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, जो प्रोड्यूसर का द्वारा बनाया गया खाना क्या कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, या दूसरी तरह से क्या है कि हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हमेशा प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, खाने के लिए। ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते, ये हमेशा डिपेंड होता है किस पे, इस पे क्या रहते हैं, हमेशा डिपेंड रहते हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है, ये खुद से ही बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में अगर लिखो तो क्या आ जाएंगे, प्लांट्स, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होता है, तब देखो डिकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। अगर एक टर्म में एक वर्ड में इसको बोलो तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। अब कैसे ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कंज्यूमर को भी मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, यहीं पे बता देता हूं। कंज्यूमर भी हमारे 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के मान लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। मतलब जो प्लांट्स को खा रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर जो उनको खा रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि दूसरी बार कंज्यूम कर रहे हैं ना, दूसरे लेवल पे जाकर कंज्यूम कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं वो हमारे टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कंज्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हो टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर आते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। तो मैं भी ये रब करता हूँ, डिकम्पोजर्स के बारे में अच्छे से बातचीत करेंगे। ठीक, तो हम बात करने वाले थे डिकम्पोजर्स का। देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर थे और कंज्यूमर थे, ये एक टाइम के बाद क्या होगी, डेड हो जाएंगे। इन प्लांट्स के पत्तियां डेड हो जाएंगी, जो उसके लकड़ियां डेड हो जाएंगी, तो क्या करेगा, गिर जाएगा, जमीन में गिरेगा। ठीक, तो उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, ये डिकम्पोजर्स। ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, मतलब ईट डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो कि ऐसा करके ये हमारे ऊपर क्या उपकार करते हैं, मेन तो ये समझना ना कि इनका क्या इतना बड़ा रोल है। भाई खा रहे हैं तो ठीक है, अपना पेट भर रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है। तो देखो क्या होता है, जब हमारे प्लांट्स डेड हो जाएंगे, मान लो उनके पत्ते अगर सड़ गल जाएंगे, तो उनका तो फिर ठीक है कि ठीक है, मतलब उनके पत्ते टूट गए या टहनियाँ टूट गई, जो भी है, उनकी लकड़ियाँ टूट गई, तो वो डेड हो गए। ठीक, तो प्लांट्स का क्या हो गया, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, क्योंकि प्लांट्स क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। तो सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स लिया और फिर उसके बाद से उसकी बॉडी डेड हो गई, तो खत्म हो गया, तो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्या खत्म हो गए। अब ये क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर है, ये उसको पहले रहता है कॉम्प्लेक्स में, उसको सिंपलर में तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में तोड़ता है, फिर उसको खाता है।
और खा के फिर उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सॉइल में क्या करता है, मिला देता है। तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो खत्म हो चुके थे, जो पेड़ों ने, जो पौधों ने, प्लांट्स ने ले लिया था, वो वापस सॉइल में आके मिल जाता है, जिससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं, बने के बने रहते हैं। किसकी वजह से, डिकम्पोजर्स की वजह से। तो ये रोल समझ में आया आपको, ठीक है। तो मैं एक लाइन में यहाँ लिख सकता हूँ कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसको रीगेन करता है, क्या करता है, रीगेन करवा देता है सॉइल में, या रिटर्न इन सॉइल, ऐसा कुछ करके वर्ड लिख सकते हो, रीगेन इन सॉइल, रिटर्न इन सॉइल। न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं सॉइल में, सॉइल से ही प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स खींचा, फिर डेड होने के बाद वो नीचे गया, फिर डिकम्पोजर की मदद से वो न्यूट्रिएंट्स फिर से कहाँ चले गए, सॉइल में चले गए। इससे हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स क्या हुए, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स क्या हुए, मेंटेन रहे, ठीक है। तो एक काम तो ये किया प्लांट्स वाले में। दूसरे में हमारे जो एनिमल्स में आप देखो, अगर मान लो तुम्हारे ऐसे ही आप देखे भी होगे ये चीज़ कि कोई ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक से किसी क्रो का या कौवे का अगर डेथ हो जाता है तो वो क्या होता है, ज़मीन पे ऐसे पड़ा रहता है, या चूहे हुए भी रोड पे आप देखोगे डेथ हो जाती है, फिर 2-4 दिन के बाद देखते हो कि वो वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ से हट जाती है। अब देखिए अगर वो वहाँ पे रहता है, ठीक है, अगर वहाँ पे रहता है तो क्या करेगा, पोल्यूशन फैलाएगा, गंदी सी आती है तो उससे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएंगी, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर होता है उस बड़े से कॉम्प्लेक्स, कौवा क्या बड़ा शेप तो कम से कम होगा ना, तो वो कॉम्प्लेक्स वाले को क्या करेगा, पहले सिंपलर में तोड़ते हैं, तो ऐसे फुद्दी टाइप का क्या होता है आपको दिखेगा, ऐसे डॉट 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 करके, तो उसके में तोड़ देते हैं, उसके बाद से फिर उसको खाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो उस चीज़ को खत्म कर दे रहे हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाला था अगर उसको मैं छोड़ देता, उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, खा के खत्म कर दिया, तो हमारे इन्वायरमेंट क्या हो गया, सेफ हो गया, हम क्या हुए, सेफ हो गए। इसलिए हमारे जो डिकम्पोजर्स क्या थे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे, जो मैंने पहले लिखवाया था, ठीक है। तो एनिमल्स के जो डेड बॉडी होती है, ऐसे समझ लो, जो डेड बॉडी होती है इसको ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ होता है। क्यों, इन्वायरमेंट सेफ फ्रॉम पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन, या सेफ फ्रॉम डिजीजेज, ऐसे लिख सकते हो, बीमारियों से हमारा इन्वायरमेंट, या हम, या वी सेफ फ्रॉम डिजीजेज ऐसे लिख सकते हो, या इन्वायरमेंट सेफ फ्रॉम डिजीजेज लिखना सही नहीं है, पॉल्यूशन ही लिख लो, ठीक है। हम क्या होते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं, और इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूशन से, पॉल्यूट होने से बच जाता है, ठीक है, पॉल्यूशन से बच जाता है। तो ये एनिमल्स की डेड बॉडी को भी ऐसे खत्म करता है। तो अगर पूछेगा व्हाट आर द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एनवायरनमेंट, तो पहले इसको ऐसे बताना कि न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, रीगेन सॉइल में कर देता है। दूसरा, एनिमल्स की डेड बॉडी को ये डिकम्पोज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होता है और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। डिकम्पोजर का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। तो ये आपका इकोसिस्टम का पूरा चार्ट मैंने बता दिया, कैसे क्या क्या होने वाला था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो पहले हम फूड चेन को समझ लेते हैं, फिर हम फूड वेब को समझेंगे। अब देखिए, फूड चेन का एक डेफिनेशन सिंपल सा मैं पहले लिख देता हूं कि प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटेन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम भी कुछ किसी को खा रहे हैं और हमें भी कोई खा रहा है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा चेन, वही चेन क्या कहलाएगा, फूड चेन। सिंपल सी बात है भाई, अगर एनर्जी मुझे चाहिए, मैं अगर वेजिटेरियन हूं तो मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं क्या खाऊंगा, प्लांट्स को खाऊंगा, सिंपल सी बात है। अब मेरे सामने एक शेर आ गया, उसको एनर्जी चाहिए तो क्या करेगा, वो मुझे खाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये चेन क्या हो गया, एक फूड की चेन हो गई ना, कि खाना खाने की क्या प्रोसेस है, एक चेन है, एक चेन बना पड़ा है, इसको क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। तो प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है।
सिंपल सा ऐसा चेन या ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई मतलब कोई किसी को खा रहा है और उसको भी कोई दूसरा खा रहा है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? फूड चेन कहेंगे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप ये लिख लो, जैसे ग्रास है, ग्रास मतलब क्या होता है? घास। ग्रास इसको कौन खाता है? ग्रास हॉपर, टिड्डा, ठीक। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक, ठीक। एक फूड चेन, ये देखिए 4 ऑर्गेनिज्म का ये फूड चेन हो गया, ठीक है। पहले घास हुई, अब घास था तो ग्रास हॉपर को क्या लगा? भूख। भूख मिटाने के लिए इसने क्या खाया? ग्रास को खा लिया। फिर फ्रॉग को लगी भूख तो उसने ग्रास हॉपर को खा लिया। स्नेक को लगी भूख तो उसने फ्रॉग को खा लिया। तो ये क्या बना? एक चेन बना कि नहीं? और ये चेन कैसा है? फूड वाला चेन है। सबको क्या चाहिए? खाना ही चाहिए, तो एक फूड चेन बना है, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? फूड चेन। ऐसे बहुत सारे फूड चेन है, मैं एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूं। जैसे ग्रास, डियर, लायन। ग्रास से ले सकते हैं ग्रास, डियर, लायन, ठीक। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड्स। इंसेक्ट ने ग्रास को खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को बर्ड्स ने खा लिया, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांट्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, स्मॉल फिश, बिग फिश। एल्गी सबसे छोटा, इसको प्रोटोजोआ ने खाया, इसको स्मॉल फिश, छोटी मछलियां खा ली, और छोटी मछलियां को कौन खा लिया? बिग फिश, ठीक है। तो अगर एक मरीन वाले इकोसिस्टम का अगर फूड चेन पूछेगा तो आप ये उसमें लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पानी के अंदर हो रहा है, ठीक। तो ये 3 एग्जाम्पल आप देख लो, और कोई एग्जाम्पल तो मुझे नहीं लग रहा है जो टफ होगा। ठीक है, तो बस यही है आपका फूड चेन में। अब फूड चेन में, अब देखो फूड हम क्यों ले रहे हैं, आपको अगर क्वेश्चन उठेगा यहीं से, आपका टॉपिक लेवल का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं उसको भी समझा देता हूँ यहीं पे। तो आप फूड क्यों ले रहे हो? आप सुबह रोटी सब्जी या दाल चावल क्यों खाते हो? उससे आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलता है? एनर्जी। तो मेनली अगर मैं बोलूं कि फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। सिंपल सी बात ये है ना कि हमारे बॉडी को चलाने के लिए, कोई वर्क कराने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जीने के लिए क्या चाहिए? मतलब रिस्पिरेशन, सांस लेने के लिए तो बस हवा ही काफ़ी है, लेकिन अगर चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। तो हम एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया तो कुछ एनर्जी इसके में ट्रांसफर हो गई, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया तो कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई, और फ्रॉग को स्नेक ने खाया तो कुछ एनर्जी इसके पास ट्रांसफर हो गई। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक तो ये फूड चेन हो गया। अब बोल सकते हैं फूड चेन में जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, इसी को क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल। कि एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है फूड चेन में, वही हमारा क्या है? ट्रॉपिक लेवल, ठीक। तो यहां से हम ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फूड वेव के बारे में। चलिए, ट्रॉपिक लेवल को मैं अभी नेक्स्ट वाले में पढ़ूंगा, पहले फूड वेव ही यहाँ बता देता हूँ। अब देखिए फूड वेव, वेव जानते ही हो आप, जाल, ठीक। देखो सिंपल सी बात है कि इसको बोल सकते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव, ठीक है। ये डेफिनेशन आप सिंपल सा लिख सकते हो। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। अब देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि, अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ जो आपके बुक में दिया है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये एग्जांपल मैं बस रब कर रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन ऐसे रख रहा हूँ। ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। अब ठीक है, चलिए इसी को देख लेते हैं।
ये बड़ा सा जो चार्ट बना है मैं वही बना देता हूँ ताकि आपको बुक वाला समझने में आसानी हो। हॉक है इधर स्नेक है, देन फ्रॉग है, देन यहाँ पे ग्रास हॉपर है, और यहाँ पे आपका प्लांट्स है, फिर इधर आपका रैबिट है, यहाँ पे आपका माउस है या रैट जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे एक सीड ईटिंग बर्ड है। ठीक, ये आपका पूरा बना है, और इसमें एरो जो दिया गया है वैसे है। अभी मैं क्लियरली इसको समझा दूंगा, आप टेंशन ना लेना। ये यहाँ पे आ गया। ठीक, प्लांट्स को रैबिट प्लांट से खाता है, आपको पता ही है। सी ईटिंग बर्ड जो है ये भी सीड ईटिंग, तो ये भी प्लांट्स को ही खाएगी। रैट भी हमारा प्लांट्स को खाएगा, ग्रास हॉपर भी हमारा ग्रास मतलब प्लांट्स को ही खाएगा। ठीक, और फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, और जो माउस को स्नेक भी खा सकता है। बस ये रहा आपका पूरा। ठीक है, अब देखिए इस प्लांट्स को, अब इस एरो से बस आप समझिएगा, ये पूरा आपका एक फूड वेब मैंने बना दिया है। इस प्लांट्स को रैबिट खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है। एक फूड चेन हमारा ये हो गया। ठीक, इसी प्लांट्स को माउस खा रहा है या रैट खा रहा है, और रैट को कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है। ये हमारा दूसरा फूड चेन हो गया। इसी प्लांट्स को माउस खा रहा है और इस माउस को अब हॉक नहीं खा के स्नेक खा ले रहा है, तो ये हमारा तीसरा फूड चेन हो गया। इसी प्लांट्स को सीड बर्ड, सीड ईटिंग बर्ड जो बीज को खा रही है, ऐसी बर्ड सीड ईटिंग बर्ड खा रही है, और सीड ईटिंग बर्ड को कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है, तो ये हमारा फोर्थ फूड चेन हो गया। इसी प्लांट्स को, हाँ ठीक है, सीड ईटिंग बर्ड वाला तो हो गया। अब देखो इसी प्लांट्स को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को हॉक खा रहा है, तो ये हमारा फिफ्थ फूड चेन हो गया। तो देखिए इसी के अंदर हमारे 5 फूड चेन बने कि नहीं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन हो गया कि नहीं? मोर देन वन, एक से ज्यादा फूड चेन आपको दिख रहा है। मतलब प्लांट्स एक ही है, लेकिन इसको खाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके से ये हमारा फूड चेन बन रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से, तो क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक बन जा रहा है फूड चेन का। और ये बहुत जरूरी है। केवल अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि क्या सिंगल फूड चेन हमारे इकोसिस्टम में वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो सिंपल सा आपका आंसर होगा नो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सिंगल फूड चेन एग्जिस्ट करेगा तो आपके हिसाब से बस ये होगा, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक। अगर मतलब यहाँ से ग्रास हॉपर मर गया, मान लो ग्रास हॉपर का स्पीसीज एक्सटेंट हो गए, ये है ही नहीं, तो क्या फ्रॉग भूखा रह जाएगा? फ्रॉग भूखा रह गया तो ये मर जाएगा, तो स्नेक भूखा रह जाएगा। स्नेक भूखा तो मान लो उसको जो खाने वाले होंगे, यहाँ पे हॉक खा रहा है तो वो भूखा रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पूरी इकोसिस्टम ही, पूरी हमारी इन्वायरमेंट ही बिगड़ जाएगी, पूरे इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, किसी एक स्पीसीज के मरने पे ऐसा होता नहीं है। दूसरा विकल्प है भाई, ये वाली नहीं तो वो वाली सही, ये नहीं पटेगी वो पटेगी, तो इधर नहीं तो उधर विकल्प अपने पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बस वही काम करना है कि यहाँ हमारे पास एक विकल्प नहीं है कि हम इसी पे रहेंगे इसी पे रहेंगे। अरे नहीं चल रहे दूसरी तरफ भागो, उधर से आएगा, वो नहीं चल रही वो उस पे जाओ, वो नहीं चल रही उस पे जाओ, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। इन सब में ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो। तो ये हमारा ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक वाला था। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में सिंगल फूड चेन कभी भी अगर नहीं करता है, तो ये क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन होते हैं। मतलब अगर एक बीच में से उड़ भी जाता है, जैसे मान लो इस प्लांट्स को इस रैबिट खाने वाले नहीं बचते हैं, तो क्या हो गया, माउस खा लेगा, यहां से एक फूड चेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इस स्नेक के पास हो सकता है माउस ना आए, तो क्या हो गया, फ्रॉग खा लेगा। तब तो इसको क्योंकि एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो केवल एक ही पे थोड़ी टिका रहेगा, ये कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेगा, कोई ना कोई फूड चेन एक बन ही जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी या कहें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फूड चेन, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। और फूड वेब ही हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ना कि सिंगल फूड चेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फूड चेन और फूड वेब के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब मैं आता हूं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक लेवल के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल के अंदर हम पढ़ेंगे 10% लॉ। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। मैं इसको रब करता हूं।
फिर पढ़ेंगे हम ट्रॉपिक लेवल के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या बोलूंगा? द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, क्या बोलूंगा? वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फूड टेक्स प्लेस, इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, ट्रॉपिक का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी। अगर मैं बोलूं ट्रॉपिक का एक मीनिंग ही क्या होती है? एनर्जी। तो एनर्जी का लेवल, सिंपल सी बात। तो ऐसे वो वेरियस स्टेप फूड चेन में जहां पे हमारा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी क्या है? यहाँ फूड है, फूड से ही तो एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिक लेवल जो ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? मेनली हम कितने ट्रॉपिक लेवल? 4 ट्रॉपिक लेवल तक पढ़ते हैं। पहला ट्रॉपिक लेवल, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अच्छा मैं इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बनाऊंगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ऐसे फिर अलग अलग बताना पड़ेगा। फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ विजिबल हो रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स। कौन हो गए? प्रोड्यूसर्स। दूसरे पे हमारे कौन थे? प्राइमरी कंज्यूमर ले लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऐसे तीसरे पे कौन था? तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एंड थर्ड पे कौन था? टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इसी को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक, इसको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स या हर्बीवोरस बोल सकते हैं। हर्बीवोरस। ये हमारे होते हैं कार्निवोरस, कार्निवोर्स, और ये हमारे टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, इसको हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे हेटरोट्रॉप्स में आ जाएंगे, ये तीनों किस में आ जाएंगे? हेटरोट्रॉप्स में। तो ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स को ही कहते हैं, जिसमें कौन आ जाएगा? प्लांट्स आ जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे कौन है? प्लांट्स हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा कौन सा लेवल है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ये हमारा कौन सा लेवल है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ये हमारा कौन सा लेवल है? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है। इन द सेम वे ये कौन सा है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल है।
ये कौन सा है? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये प्लांट्स हो गया। ये मान लो इसमें कौन आ जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में प्लांट्स को खाने वाले रैबिट ले लो। ठीक, तो इसमें मैं एग्जांपल में रैबिट ले लेता हूँ। और रैबिट को खाने वाले कौन हो सकता है? कोई भी ले लो, वुल्फ ले लो, और यहाँ पे तुम ईगल वगैरह के ले सकते हो। ठीक है, टॉप कार्निवोरस में टाइगर वगैरह भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हो। अब देखो क्या होता है। तो पहला ट्रॉपिक लेवल है, पूछता है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स होते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स होते हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होता है। अब देखिए ये एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। मतलब पहले हमारा यहाँ पे एनर्जी कुछ था, प्राइमरी कंज्यूमर ने इसको खाया तो एनर्जी हमारी ट्रांसफर हुई इसमें। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने इसको कुछ खाया तो एनर्जी हमारी कुछ ट्रांसफर इसमें हुई। फिर टर्शियरी कंज्यूमर ने इसको कुछ खाया तो एनर्जी हमारी इसमें ट्रांसफर हो गई। और ये कैसी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी का आप एरो भी देख सकते हो। ये एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? यूनिडायरेक्शनल। ये एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कैसे? ऊपर की तरफ। तो एनर्जी जो हमारी कैसी, एनर्जी हमारी कैसी जा रही है? यूनिडायरेक्शनल। अब पूछता है कि हमारी एनर्जी यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होती है? हमारी एनर्जी यूनिडायरेक्शनल ही क्यों जाती है? क्यों यूनिडायरेक्शनल क्यों ट्रांसफर होती है? क्यों नहीं ये ऊपर से नीचे चला रहा है? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लो कोई प्लांट्स है, प्लांट्स का भी ले लो, चलो आगे मैं ये वाला ले लेता हूँ। रैबिट है, रैबिट घास अगर खा लिया तो उसके पास जितनी एनर्जी आ गई, अब क्या वो फिर से उतना ही घास क्या पैदा कर देगा? या क्या वो ट्रांसफर करके घास बना देगा? उल्टा प्रोसेस तो पॉसिबल है नहीं ना। जैसे मान लो कि मैंने कोई रोटी सब्जी से सब्जी खा लिया, अब मैं क्या वही सब्जी फिर से बना दूंगा? तो उल्टा पॉसिबल नहीं है, उतनी एनर्जी मैं उसमें नहीं दे पाऊंगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि बस ऐसे अपर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, मतलब फर्स्ट टॉपिक लेवल से फोर्थ टॉपिक लेवल की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एनर्जी कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि इसका उल्टा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप किसी सिंपल सी बात, वो एग्जांपल ले लेना कि अगर कोई मान लो कि कोई टाइगर है, वो किसी मैन को खा लिया, तो अब क्या करेगा? वो तो खा लिया ना, अब दोबारा से मैन बना थोड़ी नहीं देगा, या दोबारा से एनर्जी वैसी किसी को ट्रांसफर थोड़ी नहीं कर देगा, या मैन वाली। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकती है। अब देखो ये हो गया। अब पूछता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे होती है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो मोर एनर्जी। ठीक, और सबसे कम किसके पास होती है? तो सबसे कम टॉप कार्निवोरस के पास, तो लेसर एनर्जी। सबसे ज्यादा किसके पास? ऑटोट्रॉप्स के पास। सबसे कम किसके पास? लेसर एनर्जी टॉप कार्निवोरस के पास। अब ये आप पूछोगे सर किस बेसिस पे कह रहे हो? तो यहीं पे एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं 10% लॉ, जो टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने। 10% लॉ। ठीक है, यहां दो क्वेश्चन उठता है। एक पूछता है कि जो प्रोड्यूसर्स होता है ये अपने खाना कहां से बनाते हैं? सनलाइट से लेके बनाते हैं ना। ये प्रोड्यूसर्स कहां से लेते हैं? यहां मैं थोड़ा सा बना देता हूं। ऐसे मान लो ये सनलाइट है, ये आपको दिखेगा ही नहीं, मैं यहां दिखा देता हूं। ये हमारे सूरज भगवान है। ठीक, सनलाइट, और यहां से प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा है? लाइट ले रहा है। ठीक, तो ये यहां से 1% एनर्जी लेता है। मतलब अगर सूरज की रोशनी 100% पृथ्वी पे गिर रही है तो उससे केवल 1% एनर्जी या 1% लाइट कौन ले रहा है? हमारा प्रोड्यूसर ले रहा है। एनर्जी कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर ले रहा है, जिससे वो अपना खाना बना रहा है। और प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर कितना एनर्जी लेता है? 10%। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर कितना लेता है? इसका 10%। सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर कितना लेता है? इस सेकेंडरी कंज्यूमर का 10%। ये हमारा टेंसले ने बताया था 10% लॉ का। इसको मैं अभी फिगर के द्वारा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो आप बस इसमें ये समझिए। अब देखिए एक चीज और बता दूं कि अब देखिए कहता है कि क्यों हमारा ट्रॉपिक लेवल थर्ड फोर्थ के बाद से खत्म हो जाता है। ठीक है, उसका भी रीजन यही है कि एनर्जी धीरे धीरे हमारी रिड्यूस होती जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम। तो आगे वाले को एनर्जी देने के लिए हमारे पास एनर्जी, मतलब इसके पास एनर्जी उतनी रहती ही नहीं है, तो ये देगा क्या? इसलिए हम फोर्थ लेवल तक ही जाके सीज कर देते, स्टॉप कर देते, उससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल हम नहीं लेते हैं। ठीक,
दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, यूनिडायरेक्शनल होता है, उसका भी रीजन मैंने बता दिया था। तीसरा यही कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास, सबसे कम एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर के पास। तो नेम दे के पूछ देता कि किसके पास एनर्जी है, तो प्लांट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। और पॉपुलेशन पूछता है कि पॉपुलेशन या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, तो भाई एनर्जी जहां ज्यादा होगी वहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में क्या होगा, ज्यादा होगी। तो यहीं पे ऑर्गेनिज्म की संख्या या बोले कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी मोर। और सबसे कम कहाँ होता है, यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी यहां लेस होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी लेस, ठीक। यही कारण है कि आपको बहुत सारे पेड़ और पौधे दिख जाते हैं, लेकिन आपको ईगल उगल या टाइगर, मतलब जो टॉप कॉर्निवोरस है, वो आपको गिने चुने दिखते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा नंबर में हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी भी वैसे सबसे कम होती है, इसकी वजह से ये कम रहते हैं, और इनके पास एनर्जी ज्यादा रहती है तो ये बहुत ज्यादा, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है या सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो प्रोड्यूसर पे, सबसे कम टॉप कार्निवोरस पे या टर्शियरी कंज्यूमर के पास या फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन किधर से भी घुमा के पूछेगा, आप अगर ये चार्ट को अगर आप ध्यान में रहोगे तो आपसे कोई भी गलती इस टॉपिक लेवल से नहीं होगी। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख भी लीजिएगा, फिर मैं एनर्जी का ट्रांसफर वाला समझाता हूँ, फिर ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ क्या बनाया था, एक सन बनाया था, ठीक है, सन। यहाँ पे कौन था, प्रोड्यूसर्स था, उसके बाद से कौन था, प्रोड्यूसर के बाद से कौन था, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर ही था, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो मैं ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से बता देता हूँ। ये फर्स्ट था, या उसके हिसाब से कंज्यूमर के हिसाब से बता देता हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर ही कौन सा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, टीएल से लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ये हमारा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ये, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये क्या है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये चीज़ आप जानते ही हो, अभी मैंने बताया। अब देखिए, सन से अगर हमारी एनर्जी मान लेते हैं कि 1000 10,000 मान लेते हैं, सन से हमारी एनर्जी आ रही है 10,000 जूल, किलो जूल मान लेते हैं, जूल तो बहुत कम हो जाएगा, 10,000 किलो जूल, ठीक है। सन के पास एनर्जी कितनी है, 10,000 किलो जूल है, तो ये अर्थ पे 10,000 किलो जूल मतलब आ रही है। उसमें से इसका 99% वापस चला जाता है, केवल 1% प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स अपने लिए रखते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए जो खाना बनाने के लिए एनर्जी को 1% रखते हैं, ठीक है। तो ये इसका कितना रखेगा, प्रोड्यूसर कितना रखेगा, मतलब प्लांट्स कितना रखेगा, 1%। तो 1% 10,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1/100, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, तो 100 जूल, ठीक है। चलिए इसको और बढ़ा लेते हैं, 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है, 1 लाख जूल ले लेते हैं। तो 1 लाख का अगर निकालेंगे तो 1000 जूल आ जाए। तो प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी आई, 1000 जूल। सूरज के पास कितनी थी, 1 लाख किलो जूल एनर्जी थी, और प्रोड्यूसर के पास कितना आया, 1000 किलो जूल आया। अब यहाँ से जो टेंसले थे, मतलब ये ध्यान रखना कि जो सूरज से प्लांट्स कितनी परसेंट एनर्जी ले रहे हैं, केवल 1%, 10% नहीं ले रहे हैं। सन से कितना ले रहा है प्लांट्स, 1% केवल ले रहा है। लेकिन अब यहाँ से जो भी लेंगे वो 10% एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके पास कितनी एनर्जी आई, 1000 किलो जूल आई, कंफर्म, ठीक।
अब टेंसले के हिसाब से ये हुआ कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा जब इसको ईट करेगा, इसको जब खाएगा, तो उसके पास इसका 10% एनर्जी जाएगी। कितना जाएगा? इसका 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 का अगर 10% निकाले कितना हो जाएगा? 10/100। तो यहाँ से एक जीरो कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, कितना गया? मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना जूल एनर्जी गई? तो 100 जूल, 100 किलो जूल एनर्जी गई। ठीक है। सूरज के पास 1 लाख किलो जूल था, 1% प्रोड्यूसर ने लिया जिसके पास 1000 किलो जूल आया, जो प्लांट्स था। प्लांट्स को मान लो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर मैं ले लेता हूँ डियर, एग्जाम्पल के थ्रू भी थोड़ा समझा दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ प्लांट्स था, यहाँ कौन आ गया? डियर। यहाँ मान लो लायन, और लायन को ऐसे मान लो कोई टर्शरी में ईगल उगल ऐसे मान लो कि अगर डेड वेड हो गया तो उसको खा रहा है। ठीक है, यहाँ डिकम्पोजर भी मान सकते हो, यहाँ पे चल सकता है। ईगल ही ले लो, यहाँ लाइन की जगह आप ले लो डियर को, वोल्फ ले लो और यहाँ लाइन ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो तो प्लांट्स मतलब सूरज से प्लांट्स को कितनी एनर्जी मिली? 1% मिला इसका केवल, तो 1000 किलो जूल मिला। प्लांट्स को कौन खाया? डियर ने खाया, जो प्राइमरी कंज्यूमर था। तो इसके पास इसका केवल 10% गया, तो 10% कितना हुआ? 100 किलो जूल। ठीक, अब वुल्फ ने डियर को खाया, ठीक, तो इसके पास कितना इसका एनर्जी गया? जो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो डियर के पास था उसके एनर्जी का 10%, जो डियर के पास था उसकी एनर्जी का 10%। तो अगर 100 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10/100, 100 से 100 कटा मतलब 10 किलो जूल। तो सेकेंडरी के पास कितना एनर्जी पहुंचा? 10 किलो जूल। ठीक, अब टर्शरी कंज्यूमर मतलब वुल्फ को जब लायन खा रहा हो तो लायन के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी? इसका 10%। ठीक है, इसका 10%, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1 किलो जूल। देख रहे हो एनर्जी कैसे क्या हो रही है? घटती जा रही है। 10,000 मतलब 1 लाख किलो जूल सन के पास था, 1%। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ 10% नहीं लिया, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। प्लांट्स ने केवल 1% ही एनर्जी ली, किससे? सन से। उसके बाद से 10% लॉ वाला चला। फिर प्रोड्यूसर मतलब प्लांट के बाद 1000 किलो जूल हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर जो डियर था उसने जब प्लांट्स को खाया तो उसके पास केवल 100 किलो जूल हुआ, क्योंकि इसका 10% उसके पास गया। फिर वुल्फ ने जब इसको खाया तो इसका 10% इसके पास गया, तो 10 किलो जूल हुआ। और वुल्फ को जब लायन ने खाया तो इसका 10% उसके पास गया, तो 1 किलो जूल बना। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास? देखिए 4 ट्रॉपिक लेवल 1 किलो जूल, और सबसे ज़्यादा किसके पास है? अगर ट्रॉपिक लेवल में बोले तो प्लांट्स के पास है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को समझ सकते हो। यही 10% लॉ था हमारा। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन में यही समझा देता हूँ। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा। बायो मैग्निफिकेशन का अगर डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, बस सिंपल से ये डेफिनेशन है। चलो मैं वो करा ही देता हूँ। ठीक है, ये आप एक बार देख लो। ठीक, अब आते हैं बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। एक बायो एक्यूमुलेशन होता है, एक बायो मैग्निफिकेशन होता है। बायो एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, बस। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन मतलब उस पेस्टिसाइड का इकट्ठा होना, मतलब वही ऑर्गेनिक चीज़ों का इकट्ठा होना बायो एक्यूमुलेशन होता है। बायो मैग्निफिकेशन पेस्टिसाइड, तो आपके जो सिलेबस में वो बायो मैग्निफिकेशन है, बायो मैग्निफिकेशन। इसका अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन concentration of harmful substance, increase in concentration of harmful substance like कौन है? पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स in the body of living organism at each tropic level of a food chain. In body of a living organism at each tropic level of food chain. ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन भी लिखा रहता है और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलेगा तो मतलब यही है, और बायो मैग्निफिकेशन बोलेगा तो मतलब यही है। क्या कह रहा है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स। जब
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन में, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि पेस्टिसाइड हमने डाल दिया, कहाँ पेस्टिसाइड कहाँ डालते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ कहाँ डालते हैं आजकल, जो हम लोग अनाज बोते हैं क्रॉप उसको सिक्योर करने के लिए, मतलब कीटों से बचाने के लिए। कीटनाशक मतलब क्या है, कीट को, इंसेक्ट को डेड करने वाला, तो हम खेतों में छिड़क देते हैं, पेस्टिसाइड होता है, ठीक। अब देखो तो वो उसका काम क्या चलता है कि पेस्टिसाइड एक क्या हार्मफुल चीज़ है जो हम खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसे मछलियाँ, मैं ऐसे फिश ले लेता हूँ, फिश के पास कोई पेस्टिसाइड या कोई हार्मफुल चीज़ें गई, मान लो उसने खाया, ऐसे कुछ भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ कि मान लो उसके पास कंसंट्रेशन रहा 20%, ठीक। फिश को फिर कौन लाया, आदमी ने खाया, मान लेते मैन, या इसको और अच्छे समझते हैं थोड़ा एलेबोरेट करके, तो और एग्जाम्पल बढ़िया लेके चलता है, ठीक है। सीधे हम वही स्मॉल फिश से लेके चलते हैं, स्मॉल फिश लेते हैं, फिर बिग फिश लेंगे, ठीक, फिर मैन लेंगे मतलब ह्यूमन, उसके बाद से फिर हम लाइन ले लेंगे। इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर स्मॉल फिश के पास हम मान के चलते हैं कि उसके पास पेस्टिसाइड, हम रिवर में मिला हुआ था, कुछ भी पेस्टिसाइड ना हो, कुछ भी हार्मफुल चीज़ें अगर रिवर में हमारी डिजोल्व हो गई, रिवर में हमारी मिल गई हैं, ठीक है, तो रिवर का पानी क्या गंदा हो गया, ठीक, या सी में चला गया, किसी जगह पे पॉन्ड में चला गया, तो वहाँ स्मॉल फिशेस क्या उसको इंटेक की, तो उनके अंदर क्या हुआ, मान लेते हैं कि 20% कंसंट्रेशन चला गया उस हार्मफुल सब्सटेंस का, ठीक है। अब जब बिग फिश इसको खाएंगे स्मॉल फिश को, तो इनका कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट होगा, मतलब इकट्ठा होता जाएगा, और इनके पास ये 20% बढ़ के 30% हो जाएगा, ऐसे मान लो। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन बढ़ता कैसे जा रहा है। फिर बिग फिश को जब मैन खाएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ के इसके पास 50% हो जाएगा, समझ रहे हो। पेस्टिसाइड कितना था 20%, लेकिन अलग जब जब दूसरे के बॉडी में जा रहा है तो उसमें और क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है और इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल तो नहीं है यहाँ पे, बोल भी सकते हैं ट्रॉपिक लेवल, ये तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इसका बढ़ता जा रहा है। अब ये जब मैन को जब लायन खाएगा तो इसके पास मान लो 70% हार्मफुल चीजें चली जाएंगी, तो क्या हो रहा है, जो हार्मफुल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, इकट्ठा होते हुए बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अलग अलग बॉडी में जाने पे। वही हमारा क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे पेस्टिसाइड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये चीज भी आपको अब समझ में होपफुली आ गई होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल के जस्ट उल्टा है, ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी घटती जा रही थी इस ट्रॉपिक लेवल पे, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन हार्मफुल सब्सटेंस का बढ़ता जाएगा इस ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। तो सबसे कम अगर मान लो प्लांट्स के पास अगर मान लो पेस्टिसाइड जा रहा है तो सबसे कम होगा, सबसे कम उसको हार्मफुल होगा, इसलिए उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा रहती है। आप ये भी दिमाग में लगा सकते हो, क्योंकि उसके पास अगर मान लो हार्मफुल चीज़ें भी आती है तो प्लांट्स के पास क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, तो उसकी एनर्जी एकदम टाइट रहेगी, ठीक। और जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस का बढ़ता जा रहा है, तो उनकी एनर्जी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। तो आप एक तरह से ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिकल तरीके से कि हार्मफुल कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लेवल, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो वहां एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो एनर्जी वाला भी याद रखोगे तो कंसंट्रेशन का अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो गया, ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ लिया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। अब हम इफेक्ट वाले के बारे में, जो लास्ट टॉपिक हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जो है ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। उसका क्वेश्चन आता है कि हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है। तो टॉपिक डाल लेते हैं पहले, इफेक्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। क्या टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें हम पढ़ेंगे सीधा सीधा
जो पूछा गया उसी को पढ़ेंगे, किसके बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, तो पहले ओजोन लेयर क्या होता है, तो ओजोन इज डेडली पॉइजनस गैस विच इज फाउंड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आप जानते हैं कि ओजोन जो है एक डेडली पॉइजनस गैस होता है, ये बस आप लिख लिए, डेडली पॉइजनस गैस होता है। और आपको यहाँ दिख भी रहा है कितने एटम के ऑक्सीजन से मिलकर बना है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक, और क्या कहानी लिखी है इसमें कि इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल, हाँ ठीक है, अब मेन बात आया। ठीक है, तो पहले तो इतना इंट्रोडक्शन इनका है, भाई ओजोन है कौन, तो एक डेडली पॉइजनस गैस है जो 3 एटम ऑक्सीजन के मिलके बना है। थोड़ा सा इंक डाल लो, हल्का चल रहा होगा। कहाँ रख दिया, ये रहा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा ओजोन लेयर होता है, आई थिंक स्ट्रेटोस्फेयर में अंदर होता है, वो ओजोनोस्फेयर एक होता है, उसी के अंदर ओजोन लेयर हमारे पास जाता है। तो ओजोन लेयर क्या करता है, अब देखो जो सूरज की रोशनी आती है उसके अंदर एक रेडिएशन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा रेडिएशन होता है आपको भी पता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो क्या होती है, हार्मफुल होती है। हार्मफुल क्यों होती है, क्योंकि स्किन को क्या करती है, डैमेज कर देती है, और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी इससे हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ओजोन लेयर होती है वो इसी यूवी रेडिएशन से हमको बचाती है अगर, हाँ ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या है हमारा, सिंपल से बात है, जो यूवी रेज आती है कहाँ से, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड अस, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन कम्स फ्रॉम सन। ठीक है, हमको इससे बचाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा यूवी रेडिएशन या हार्मफुल यूवी रेडिएशन क्या करता है, अगर डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ेगा तो ये स्किन को डैमेज कर देगा, पहली चीज, और दूसरा इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है, उसके भी चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इसका डेंजरस थिंग है। तो हमारा जो ओजोन लेयर इसी से हमको क्या बचाता था, अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिप्लेट होता जा रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर का इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें छेद होता जा रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कह सकते हैं हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक कॉज हो सकता है, मतलब जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मेनली अगर आपसे पूछा है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर या ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में, तो ओजोन लेयर के बारे में अगर पूछेगा तो बस आप बताओगे एक पॉइजनस गैस है, डेडली पॉइजनस गैस है, और ये 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, और ये ओजोन लेयर क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे यूवी हार्मफुल यूवी रेडिएशन होते हैं जो सन से हमारे आते हैं, उससे हमको ये बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद से जब पूछेगा कि, उसके बाद से क्या पूछेगा कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या हमारे ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से इसमें क्या हो जा रहा है, ये हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारे इसमें होल बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सन की रेज जो है वो ज़्यादातर यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे गिरने लग रही है, उससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, और हमें हमारी स्किन डैमेज होने के, स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कहानी है। बाकी आप इसमें लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो आपको पता हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, ठीक है, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड, और भी ऐसे बहुत सारी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, SO2 भी होता है शायद। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक लाइट रेज जब आती हैं तो वो टकराने के बाद से सन की रेज वापस चली जाती हैं, तो हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होती थी जो इसको कुछ रेज को ट्रैप कर लेती, जिससे हमारा धरती का या हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट रहता था, मेंटेन रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से ये गैसेज ज़्यादा हो रही हैं,
ये गैसेज ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में हो जा रही है। तब ज़्यादा हो जा रही है तो क्या करिए, ये ज़्यादा ज़्यादा रेज को क्या करिए, ट्रैप कर ले रही है। जब ज़्यादा ज़्यादा रेज को ट्रैप कर लेंगे तो धरती का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब धरती का तापमान बढ़ जाएगा तो वहाँ से जो हमारे ग्लेशियर वगैरह वो हमारे मेल्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए और धरती का तापमान बढ़ जाएगा तो वहाँ ग्लोबल वार्मिंग, और मतलब ग्लोबल वार्म, अर्थ की गर्मी, सिंपल से अगर इसको टर्म में देखें तो, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पे इफेक्ट होगा, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्या होगा, ओजोन लेयर में डिप्लेशन होने लगेगा। तो मेन कारण पॉल्यूशन ही है। तो इसलिए बोला जाता है कि इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल भी चलाए गए हैं कि आप रेफ्रिजरेटर में CFCl, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ बैन है कई देशों में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक लिमिटेड अमाउंट तक आप इसका यूज़ कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी वगैरह कुछ डाटा भी दिया जाता है, ठीक है। तो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हमको बस मेनली क्या पढ़ना है उस पर हमने फोकस कर लिया। अब इसमें पूछता है कि हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्या पूछेगा कि ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक, और ये किस कॉज क्या है इसका। तो कहानी पूरी आप जो मैंने बोला उसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है, इतना आप हो क्लेवर हो। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, ओजोन कैसे फॉर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे बड़े गलती करते हैं, मैंने भी टेस्ट में दिया था तो ये लोग गलत किए थे, ठीक है। तो उसको मैं देख लेता हूँ। तो देखो जो पहले ऑक्सीजन होता है ये हमारा H न्यू, मतलब ये कौन है, लाइट एनर्जी। इसके रेडिएशन में H न्यू रेडिएशन के या लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में टूटता है दो पार्ट में, ठीक है, ऐसे। इस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब पहले ऑक्सीजन किस में टूटेगा, नेसेंट ऑक्सीजन में, H न्यू में। और फिर जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो अगले वाले ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बना देगा, ओजोन, ठीक है, ये ओजोन गैस बना देगा। तो पहले हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ब्रेक करता है रेडिएशन की वजह से, एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, ठीक। उसके बाद से उस नेसेंट ऑक्सीजन फिर से O2 के साथ मिक्स होके हमारा ओजोन बना देता है। तो कैसे अगर पूछेगा हाउ ओजोन इज फॉर्म, तो आप ये रिएक्शन सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं और कुछ देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है। इसको नेसेंट ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन भी कहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और उस चीज़ को कम करने के लिए CFCs, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए UNEP ने एक प्रोग्राम भी चलाया 1980 कुछ सन में है, 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, मतलब 1986 लेवल तक इसका प्रोडक्शन रोकने का उन्होंने UNEP ने बताया था, मतलब उसमें आप वो सक्सीड हो गए थे, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, आप ये भी पूछता है कि CFC कहाँ पाया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर, ठीक। तो ये बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लेशन का मेन कारण यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, जितने आप जानते हो ये सारी चीज़ें, पॉल्यूशन, ये चार चीज़ें तो कम से कम लिखी दी गई है। तो वो कहानी लिखनी, तो मेन इसका ये चीज़ है, ये गलती बच्चे करते हैं, बच्चे डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ये आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। पहले आपको दिखाना है कि एटमॉस्फेयर में ये O2 टूट रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है, ठीक। उसके बाद से ये हो रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कि जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करें उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं, छोटा सा टॉपिक है, टंग स्लिप हो रही है लगातार 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूँ। तो छोटा सा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा तो आप उसे समझ जाओगे। इसमें पेपर आ जाएगा और इसमें प्लास्टिक आएगा, ग्लास भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब भी आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ बायोडिग्रेडेबल में तो क्या लिखूंगा,
पहला पॉइंट यही है कि ये क्या होते हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, इजीली डिकम्पोज इन द एनवायरमेंट, ठीक है, बट ये नॉट डिकम्पोज, ठीक। पेपर वेजिटेबल को हम डिकम्पोज करके रिसाइकिल करके दोबारा बना सकते हैं, या कुछ ना कुछ तो अलग चीज़ें कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को हम डिकम्पोज नहीं होता है। आप अगर किसी प्लास्टिक देखोगे कि कहीं अगर ज़मीन के अंदर पड़ी रहती है तो आप कई महीनों कई सालों बाद भी देखोगे वो प्लास्टिक वैसे की वैसी रहती है, ये डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। डिग्रेडेबल मतलब वही कि खत्म नहीं हो सकती, इसको डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेपर ऊपर आसानी से हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और कुछ इसके बारे में जानकारी हो तो देख लेते हैं। और ये डिकम्पोज किसके द्वारा होते हैं, तो आपको पता है डिकम्पोज किसके द्वारा होते हैं, डिकम्पोजर के द्वारा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। और ये डिकम्पोज किस में होते हैं, नॉन पॉइजनस में, मतलब जो डिकम्पोज के चीज़ बनेगी वो नॉन पॉइजनस होगी। ये सब कहानी है, लिख लेंगे आप। बाकी नॉन बायोडिग्रेडेबल में कुछ दिया है, अगर ऐसे देख लेते हैं तो डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इसमें लिख सकते हो, ये हमारा डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज था, ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, ठीक। और ये पॉल्यूट करता है, पॉल्यूट द एनवायरमेंट, पॉल्यूट द एनवायरमेंट। इसके अंदर और एग्जांपल लिख सकते हैं आप, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन बैग्स, रेडियो एक्टिव चीजें, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक। ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बीच में मैंने दो डिफरेंस लिखवा दिया, इतना काफ़ी है, क्योंकि 1-2 नंबर में ये पूछता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप अगर एक एग्जाम्पल लिख दोगे तो 3 इसके डिफरेंस आराम से हो जाएंगे, ठीक। अब एक टॉपिक था हमारा कि लास्ट टॉपिक है कि मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो हम गार्बेज फैला रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज करें। तो आप इसको अपने वर्ड में बहुत सारे लिख सकते हो। बाकी मेनली आप अगर कुछ ना समझ में आए तो ये जो मैं दे रहा हूँ इसको याद रखिएगा, 3R कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3R कॉन्सेप्ट, 3R में क्या होता है, 3R। अगर पूछेगा कैसे हम मैनेज करें जो भी हमारे वेस्ट है उसको, गार्बेज वेस्ट को कैसे मैनेज करें, तो 3R को याद रखिएगा। एक R का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस, अगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा तो उसको क्या करेंगे, रीयूज, नहीं हो पा रहा तो फिर रिसाइकिल, ठीक है। तो ये 3R याद रखिए। रिड्यूस का मतलब क्या करेंगे, हम उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, वॉल्यूम को। मतलब अगर कोई, जैसे आप खुद भी घर में क्या करते होगे, जो कूड़ेदान होता है जिसमें कचरा फेंकते हो, उसमें कचरा फेंकते हो तो आप ऐसे जब क्या करते हो उसमें, अगर कुछ देर बाद जाते हो फिर उसको क्या करते हो ऐसे, मतलब नेक्स्ट अगर फेंकना होता है तो आप उसको डंप करते हो, थोड़ा सा उसको दबाते हो जिससे उसमें स्पेस थोड़ा सा और बन जाता है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हो, मतलब पूरा भरा हुआ है, फिर आप उसके वॉल्यूम को ऐसे दबा के क्या रिड्यूस कर रहे हो, फिर उसमें और कचरा आप डाल रहे हो, ठीक है। तो जब वो पूरा भर जाता है, मतलब कंप्लीटली एकदम कॉम्पैक्ट होके अगर वो तैयार हो जाता है, तब आप क्या करते हो, उसको कहीं जाके डंप कर देते हो, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि रिड्यूस करना है, कि जितना कम से कम हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं, या उसको कम से कम यूज भी करें, ये भी आप इसमें बोल सकते हो। रीयूज में क्या आ जाएगा कि एक चीज, जैसे ब्रश हम करते हैं, ब्रश खराब हो जाता है, फिर उसको हम साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ों को साफ करने के लिए हम उस ब्रश का, टूथब्रश का यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या आ रहा है, रीयूज में आ जा रहा है, ठीक। रिसाइकिल क्या हो जाएगा कि अब उसका कोई काम नहीं हो पा रहा है, जो कबाड़ी वाले करते हैं, क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं सारी चीज़ों को, फिर ले आते हैं फैक्ट्री में दे देते हैं, फिर उसी सारी चीज़ों से क्या होता है, फैक्ट्री में वो चीज़ रिसाइकिल होकर फिर आपके मार्केट में वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, रिसाइकिल में। ये कहाँ होता है, फैक्ट्रीज में, जो गार्बेज पिकर्स होते हैं, वो जो होते हैं वही ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ले जाते हैं। आप देखो, आप आसपास देखे भी होगी, फिर वो ले जाकर क्या है, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज वाले आते हैं, आपकी चीज़ें जैसे मान लो कोई चीज़ है जो टूट गई है,
वो आपके काम का नहीं है, कोई यूज़ नहीं कर पा रहा, तो वहाँ गया, फिर वो फैक्ट्री में जाके उसको रिसाइकिल करके सेम काम कराने के लिए सेम चीज़ को मतलब थोड़ा सा सही करके मार्केट में लॉन्च कर देते, फिर आप जाते हो उसको खरीद लेते हो। ठीक, तो रिसाइकलिंग वाली प्रोसेस वो हो गया। रीयूज़ वाला मैंने टूथब्रश वाला रिड्यूस मतलब हमने वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, यहाँ चीज़ों को कम से कम यूज़ करें। तो कुछ ना समझ में अगर वेस्ट को मैनेज करना कैसे करें, वेस्ट को कैसे मैनेज करें, तो आप 3R का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ये आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करता है। ठीक, नॉन बायोडिग्रेडेबल काम का कम से कम यूज़ करना चाहिए, इसलिए जुलाई में पॉलीथीन बैन भी हुआ था, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, तो पॉलीथीन क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत करता है। ठीक, तो इस चैप्टर से इतना इम्पोर्टेंट हो सकता था, और जितना मेरे को रिकॉल हुआ, जितना मुझे याद था इम्पोर्टेंट चीज़ों को, मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई, कुछ मुंह से बताई और कुछ लिखवाया भी। ठीक है, अगर कुछ छूटा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कि फिर मैं अगर नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगा या उस टॉपिक अगर कोई छूटा हो तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ छूटा हो, जितने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते थे मैंने 90 से 95% कवर कर दिया। 5% कुछ थ्योरी पार्ट अगर छूटा हुआ तो आप देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये मैराथन भी कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट मैराथन मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे, जैसा आप लोगों ने कहा था, उस पर मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ठंडी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं भी यहाँ पे खड़े होकर बना नहीं पा रहा हूँ, तो दिक्कतें हो रही है थोड़ी सी, बट आप ढीले ना पड़िएगा। ठंड है, मुझे भी पता है, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन आपको यहाँ पे जम के पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसी समय बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, अपना आलसपन उनके अंदर आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, इतनी ठंडी है नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो यही मौका आपको उनको बीट करने का। ठीक है, तो यहाँ आपका थोड़ा सा एफर्ट आपको बहुत आगे लेके जाएगा, तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, और आप अपने पढ़ाई को, अपने मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा और मिलके फाइट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।